8 मार्च 2014 का दिन मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 मलेशिया से चाइना के लिए रवाना हुई। आधी रात का वक्त था, लेकिन ठीक 1:19 पर यह विशाल एयरप्लेन साउथ चाइना सी में गायब हो गया। किस वजह से और कैसे यह एयरप्लेन वहां खो गया, आज तक पता नहीं चल पाया। यह एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बनकर रह गया है। इसके बाद इस एयरप्लेन के गायब होने की घटना पर कई किताबें और कहानियां लिखी गईं। ऐसी ही एक कहानी से बनी है एक अजीबोगरीब मूवी, फ्लाइट वर्ल्ड वॉर 2। खराब मौसम और कुछ अजीब बिजली गिरने की वजह से एक एयरप्लेन 2015 से पास्ट के 1940 में चला जाता है, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाता है, उस वक्त में जब विश्व युद्ध चल रहा था। ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। आज यही कहानी आपको सुनाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक उड़ते हुए एयरप्लेन को दिखाने से। फ्लाइट का नाम है IA-42। यह एयरप्लेन अमेरिका से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ है। प्लेन में 2 पायलट हैं। मुख्य पायलट का नाम है कैप्टन विलियम और उसका को पायलट है डेनियल। ये विलियम और डेनियल पहले भी कई बार साथ उड़ चुके हैं, इसलिए इस बार भी वे खुश हैं। उम्मीद है कि यह सफर भी अच्छे से गुजरेगा। कैप्टन ब्रीफिंग दे रहे थे। यात्रियों को बताया जाता है कि आसमान बिल्कुल साफ है। अंदाजन 7 घंटे में वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एयरप्लेन में 200 यात्री हैं। छोटा सा सफर था। उम्मीद थी कि यात्रियों की बातचीत में ही वक्त गुजर जाएगा। यात्री खुश हैं। फ्लाइट के एयर क्रू भी कुल 5 हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक सफर की शुरुआत में ही प्रॉब्लम आ जाती है। एयरप्लेन की सारी मशीनरी फ्लिकरिंग करने लगती है। सिग्नल नहीं मिल रहा था। संपर्क बार बार टूट रहा था। यह देखकर पायलट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा होने की बात नहीं थी। यह अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में सब नॉर्मल हो जाता है और इसके फौरन बाद ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया जाता है। ग्राउंड कंट्रोल सर्विस मतलब एयरप्लेन को खास वक्त पर खास जरूरत में पायलट्स को गाइड करने का इंतजाम। मतलब एयरप्लेन को किस रास्ते ले जाना सेफ होगा, आगे मौसम कैसा है, प्लेन में कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह की तमाम जानकारी ग्राउंड कंट्रोल से दी जाती है। जो लोग यह जानकारी देते हैं उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। उनका काम होता है आधुनिक रेडार देख कर पायलट्स को गाइड करना। तो इस ग्राउंड कंट्रोल से बताया जाता है कि सब ठीक ठाक है, एयरप्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे का आसमान भी क्लियर है। ये जानकर पायलट को राहत मिलती है, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन कुछ और आगे जाने पर देखा जाता है कि पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ है। बादलों की गड़गड़ाहट और भयानक बिजली गिर रही है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अभी अभी तो कंट्रोल रूम से बताया गया कि आसमान साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बिजली आई कहां से? तेज रफ्तार से हवा चल रही है। एयरप्लेन का बैलेंस नहीं बन रहा। कैप्टन फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां संपर्क ही नहीं हो रहा। मतलब एयरप्लेन में कोई नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं मिल रहा। अजीब बात है। एक पल में जाने क्या हो गया। अब कंट्रोल रूम से संपर्क न हो तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इन काले बादलों के बीच से क्या वे आगे बढ़ेंगे? और इसके बाद आसमान का हाल कैसा होगा? खतरा बढ़ेगा या कम होगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर एयरप्लेन कुछ आगे बढ़ता है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कैप्टन अपने को पायलट के साथ पूरी कोशिश कर रहा था कंट्रोल बनाए रखने की। टारगेट था बादलों को पार करके निकल जाना। यात्रियों को बताया जाता है कि आगे कुछ खतरा है, इसलिए सबको सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है। डरावना माहौल था। सारे यात्री घबरा जाते हैं। एयरप्लेन कंट्रोल खोकर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह कुछ दूर जाने पर एक अजीब चीज होती है। सामने गोलाकार एक आकृति बनी हुई है। वहां बिजली गिर रही थी। इस गोले से बहुत तेज रोशनी फैल रही है, जो सहन नहीं हो रही थी। पायलट बहुत कोशिश करता है इस गोले को बगल से निकल जाने की, लेकिन यह जैसे चुंबक की तरह एयरप्लेन को अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत कोशिश के बावजूद पायलट्स एयरप्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। विशाल एयरप्लेन इस गोले के अंदर चला जाता है। पूरा एयरप्लेन हिल जाता है। सबके शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन गोले के उस पार आने के बाद एयरप्लेन शांत हो जाता है। आसमान के इस तरफ कोई बिजली नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी अजीब बात है। वे अभी अभी शाम के वक्त रवाना हुए थे। शाम के 5 बजे होंगे, लेकिन यहाँ आसमान में रात है। मतलब रात हो गई है, गहरी रात। सिर्फ 10 मिनट में दिन से रात हो गई। ये कैसे मुमकिन है? एयरप्लेन में अब कोई नेटवर्क नहीं है। यात्रियों समेत प्लेन की किसी भी डिवाइस में नेट नहीं जुड़ रहा। किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि यह एयरप्लेन अब दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। हालांकि इस फ्लाइट में रेडार काम कर रहा था। रेडार से पता चलता है कि आसपास कोई और एयरप्लेन है या नहीं, चलता हुआ प्लेन कितनी ऊंचाई पर है, रास्ता किस तरफ है, ये कुछ बातें रेडार से पता चलती हैं। लेकिन यहाँ फिर एक अजीब बात है। एयरप्लेन के ज्यादातर आधुनिक डिवाइसेस काम नहीं कर रहे, लेकिन ये रेडार ठीक है। को पायलट डेनियल तब बताता है कि ये रेडार बहुत पुराना है। इस एयरप्लेन में सब कुछ हर साल बदला जाता है, लेकिन ये रेडार पिछले 50 साल से इसी एयरप्लेन में लगा है, बदला नहीं गया। बातें बड़ी अजीब हैं। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा। वे बस सोच रहे हैं कि प्लेन में कोई खराबी आई है। उन्हें उम्मीद है कि कंट्रोल रूम से शायद सब ठीक कर दिया जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इधर यात्रियों का बुरा हाल है।
तब पायलट्स बताते हैं कि खराब मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। यह कोई असामान्य बात नहीं, बर्म्यूडा ट्रायंगल पार करते वक्त ऐसा अक्सर होता है। यह एक झूठ था, वे किसी बर्म्यूडा ट्रायंगल से नहीं गुजरे। यात्रियों को शांत करने के लिए यह झूठ बोला गया। इसके बाद पायलट आराम करना चाहता है। कुछ देर बाद कैप्टन देखता है कि रेडार में उनके सिवा किसी और एयरप्लेन का कोई निशान ही नहीं है, मतलब उनके आसपास 50 मील तक कोई और एयरप्लेन नहीं है। ऐसा तो होने की बात नहीं, आसमान के इतने बड़े रास्ते में बस वे अकेले ही हैं। रेडार के सिग्नल अजीब हैं, कुछ खास समझ नहीं आ रहा, और चारों तरफ का माहौल देखकर लगता है कि यह अमेरिका का कोई रास्ता ही नहीं है। विलियम सोचता है कि वे किसी अनजाने रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तब वह फैसला करता है कि प्लेन को थोड़ा नीचे लाकर देखेगा, तो माहौल देखकर शायद पता चलेगा कि वे असल में कहाँ हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले वह एक क्रू को कॉल करता है। उसका नाम है कैमरन। कैमरन से कहा जाता है कि यात्रियों को शांत रखो, एयरप्लेन अब थोड़ा नीचे उतरेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। इससे थोड़ा झटका लग सकता है, यात्री डर सकते हैं। कैप्टन इसके बाद एयरप्लेन को कुछ नीचे ले जाता है। इधर नीचे उतरते ही देखा जाता है कि रेडार में 10-12 प्लेन एक साथ आ गए हैं, मतलब नीचे की तरफ कई एयरप्लेन हैं। इससे कैप्टन को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन को पायलट डेनियल बताता है कि अजीब बात है, रेडार में जो प्लेन अभी दिखे वे कोई साधारण यात्री एयरप्लेन नहीं है। वे साइज में बहुत छोटे हैं और बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहे हैं। इधर एयरप्लेन और नीचे आने पर एक हैरत अंगेज नजारा दिखता है। नीचे जगह जगह बमबारी हो रही है, कुछ छोटे लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। लगता है यहाँ कोई जंग चल रही है, लेकिन जंग किस लिए? इस वक्त जंग? हैरानी की बात है, इस शहर पर तबाही मचाई जा रही थी। यह नजारा देखकर यात्री बहुत डर जाते हैं, उन्हें यह सब सपना लग रहा था। क्रू मेंबर्स यात्रियों को शांत रखने की कोशिश करते हैं। हल्ला मचा हुआ है। एक वक्त आता है जब कैप्टन के पास एक लड़ाकू विमान आ जाता है। विलियम डर जाता है। तेजी से एयरप्लेन को ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर आने के बाद माहौल शांत हो जाता है। तो बात यह है कि कैप्टन अभी जिस रास्ते पर हैं, उसके ठीक नीचे कोई न कोई जंग चल रही है। लेकिन यह तो पूरी तरह अजीबोगरीब बात है। दूसरी तरफ यात्री घबराए हुए हैं। वे क्रू से जानना चाहते हैं कि नीचे हो क्या रहा है और वे किस रास्ते जा रहे हैं। क्रू यहाँ कुछ खास बता नहीं पाते, वे बस थोड़ा सब्र रखने को कहते हैं। इधर कैप्टन कई बार कोशिश कर रहा है कंट्रोल रूम से संपर्क करने की, लेकिन किसी भी तरह संपर्क नहीं हो रहा। अब इस हालत में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह एयरप्लेन असल में कहाँ है। इस तरह अनजाने रास्ते पर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, उन्हें इंग्लैंड पहुंचना है। तब कैप्टन कहता है कि वे कुछ आगे जाने के बाद एयरप्लेन को फिर नीचे उतारेंगे। पास में कोई एयरपोर्ट हो तो वहां लैंड करने के सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन डेनियल ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि नीचे अभी जो हालात दिखे, इस जंग के माहौल में उतरना ठीक नहीं होगा, बड़ा खतरा हो सकता है। तब कैप्टन बताता है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं, इसी तरह हवा में तैरते रहे तो कुछ घंटों में सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब एयरप्लेन की और भी बड़ी मुसीबत होगी। दूसरी तरफ एयरप्लेन के यात्रियों में 2 लोग इतिहास के प्रोफेसर थे, डेल और बेनेट। वे यह माहौल देखकर हैरान हो जाते हैं। वे इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। यह सब देखकर वे अंदाजा लगा लेते हैं कि यह विश्व युद्ध का जमाना है। नीचे जो जंग चल रही है वह दूसरा विश्व युद्ध है। वे जल्दी से एयरप्लेन के कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। पायलट को सब बताना जरूरी है, लेकिन क्रू उन्हें आने से रोक रहे थे। बेनेट तब चिल्लाकर सब खुलकर बताता है कि नीचे विश्व युद्ध चल रहा है और अभी जो लड़ाकू विमान बगल से उड़कर गया वह जर्मनी का खास लड़ाकू विमान है, जो 1945 के बाद कभी नहीं बनाया गया। इन विमानों को चलाती थी हिटलर की नाज़ी सेना। ये सब सुनकर कैप्टन विलियम बहुत गुस्सा होता है। उसे यह सब बकवास लगता है। बेनेट को जाने को कहा जा रहा था, लेकिन वे बार बार कह रहे हैं कि वे अभी विश्व युद्ध के जमाने में हैं। किसी अजीब वजह से उन्होंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। बेनेट उस वक्त देखता है कि एयरप्लेन के किसी डिवाइस में नेटवर्क नहीं है। तब वह समझाता है कि उसकी बात सच है, क्योंकि अतीत में 1940 में आ जाने पर तो आधुनिक संपर्क व्यवस्था थी ही नहीं, आधुनिक सैटेलाइट्स का आविष्कार नहीं हुआ था। इससे भी बड़ी बात यह है कि नीचे अब भी जो जंग दिखी उसका जिक्र इतिहास की किताबों में है, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। यह एयरप्लेन अभी जर्मनी में है। यह सब सुनकर कैप्टन बहुत असमंजस में पड़ जाता है। वह कहता है कि भले ही उसे यह सब बकवास लग रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल क्या है? वे वापस अपनी हालत में कैसे लौटेंगे? प्रोफेसर्स कहते हैं कि उन्हें असल में नहीं पता कि इसका हल क्या है, लेकिन उनका अंदाजा है कि प्लेन जिस बिजली के जरिए अतीत में आया है, अगर फिर से ऐसी कोई बिजली दिखे तो शायद वहां टाइम लूप बनेगा, उसी से वे वापस पहले वाली हालत में लौट सकते हैं। यह सब कैप्टन को बहुत हास्यास्पद लग रहा था। वह फिलहाल बेनेट को जाने को कहता है और उन्हें कह दिया जाता है कि ये बातें किसी और यात्री को पता न चलें। इसके बाद कैप्टन फिर से एयरप्लेन को कुछ नीचे लाते हैं। नीचे आने पर शायद कोई रेडियो सिग्नल मिल जाए। विलियम लगातार संपर्क की कोशिश कर रहा है और अचानक उसी वक्त वॉकी टॉकी पर एक चैनल कनेक्ट होता है। एक ब्रिटिश सैनिक बात कर रहा है, उसका नाम नाइजल है। अचानक इस तरह संपर्क होने पर
ब्रिटिश सैनिक कैप्टन की पहचान मांगता है। कैप्टन तब जल्दी से अपना परिचय देता है, फिर कहता है कि उन्हें मदद चाहिए। वे अंधों की तरह इस बेहद आसमान में उड़ रहे हैं। उनके नीचे जंग हो रही है, बगल से जर्मन लड़ाकू विमान गुजर रहे हैं। यह सुनकर ब्रिटिश सैनिक हैरान होता है। वह कहता है कि आप एयरफोर्स के लोग नहीं हैं, देश के लिए लड़ नहीं रहे। कैप्टन बताता है, कैसी जंग, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारे साथ 200 यात्री हैं, जल्दी से जल्दी हमें इंग्लैंड पहुंचना है। सैनिक तब बताता है कि यह तो हो ही नहीं सकता। जंग के वक्त एक यात्री एयरप्लेन इस जंग के रास्ते कैसे उड़ रहा है, और इतना बड़ा यात्री एयरप्लेन उनकी एयरफोर्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी से कैसे जुड़ गया। कैप्टन बताता है कि उनके रेडियो ट्रांसमिशन की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत दूर के सिग्नल भी ये पकड़ लेता है। सैनिक तब कहता है कि यह मुमकिन नहीं, इतना ताकतवर रेडियो अभी तक बना ही नहीं, और बना भी होता तो सबसे पहले उनके पास होता। कैप्टन तब हैरान होता है। वह कहता है कि ये तो कई साल पहले ही बन चुके हैं। कैप्टन तब नाइजल से अभी का वक्त पूछता है। नाइजल बताता है, अभी रात के 11 बजे हैं, 17 जून 1940। ये सुनकर पायलट्स पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। मतलब प्रोफेसर्स ने जो कहा था वह सब सच है, वे अतीत में आ गए हैं। खैर, कैप्टन अब ये सब समझना नहीं चाहता, वह बस मदद चाहता है। वे इंग्लैंड कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन इधर नाइजल को यह सब बकवास लग रहा था। उसे लगता है कि यह शायद जर्मन सेना है और उसे बेवकूफ बना रही है, इसलिए नाइजल संपर्क काटना चाहता है। कैप्टन तब मजबूरन प्रोफेसर्स को बुलाता है, शायद वे नाइजल को यकीन दिला सकें। इसके बाद बेनेट आकर नाइजल से बात करता है। प्रोफेसर बताता है कि वे वर्तमान से अतीत में आ गए हैं। यह अजीब है लेकिन सच है। वे अभी शायद फ्रांस की राइन नदी के ऊपर से उड़ रहे हैं। तो इतिहास के मुताबिक आज के ही दिन इसी राइन नदी में ब्रिटिश जहाज लैंकास्ट्रिया तबाह होता है। अगर ये जहाज सच में आज डूबा है तो उनकी बात सच है, वे भविष्य से अतीत में आए हैं, यही उनका सबूत है। वे अतीत का सब कुछ जानते हैं। यह सुनकर नाइजल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही ब्रिटिश जहाज तबाह हुआ है। तो कैप्टन्स जो कह रहे हैं वह सब सच है। अब नाइजल बताता है कि वह कैप्टन्स की मदद करना चाहता है, लेकिन पहले उसे यह बातें अपने कमांडर को बतानी होंगी। कमांडर की परमिशन मिलते ही वह कैप्टन्स की मदद करेगा। बाद में वह अपने कमांडर को सब बताता है। इधर एयरप्लेन के एक यात्री ने छिपकर पायलट्स की ये सारी बातें सुन ली थीं। वह हालात समझ जाता है। प्रोफेसर्स के पास कुछ इतिहास की किताबें थीं। उन्हें पलटकर वह नीचे के माहौल से सब मिला लेता है। इससे वह भी पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि वे अतीत में आ गए हैं। वह बात छिपाकर नहीं रखता, एयरप्लेन के बाकी सब यात्रियों को बता देता है। सबको बताया जाता है कि वे अभी 1940 में हैं। यात्रियों में से कोई यकीन नहीं करता। उस आदमी को पागल समझा जाता है। तब वह आदमी यात्रियों से नीचे देखने को कहता है। प्रोफेसर्स की किताबें दिखाई जाती हैं। इससे कुछ यात्री उस आदमी के पक्ष में आ जाते हैं। बाकी लोग इसे पागलपन ही मानते हैं। एक वक्त आता है जब वह आदमी यात्रियों से कहता है कि हम अभी जंग के ऊपर से गुजर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब इस एयरप्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब नीचे लैंड करने के सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन नीचे उतरे तो क्या होगा? जंग चल रही है, हम फ्रांस में हैं। उतरते ही हिटलर की सेना हमें मार डालेगी, क्योंकि हम उनके दुश्मन हैं। अमेरिकन एयरप्लेन में रहे तो भी मौत, नीचे उतरे तो भी मौत, लेकिन हम इस मौत को महान बना सकते हैं। हम चाहें तो इस प्लेन को पूरी जर्मन सेना पर क्रैश करा सकते हैं, हिटलर को मार सकते हैं। हमारे पास इतिहास है, हम जानते हैं कि जर्मन अभी कहाँ हैं। जब मरना ही है तो चलिए खुद को कुर्बान करके हिटलर की सेना का अंत करते हैं। ज्यादातर लोग इसे पागलपन मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं। वे अब कैप्टन से यही करने को कहेंगे। इस एयरप्लेन में कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे। वे उन लोगों को रोकते हैं। ऑफिसर्स इस आदमी पर यकीन नहीं करते। उसे प्लेन हाईजैकर कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। इससे उनमें झगड़ा हो जाता है। एयरप्लेन में अफरा तफरी मची हुई है। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद उस आदमी को रोका जाता है। ऑफिसर यहाँ कहता है, भले ही हम अतीत में आ गए हों, फिर भी इस प्लेन को नीचे क्रैश नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अगर किसी तरह यह प्लेन सलामत बच गया तो दुश्मन सेना इसे इस्तेमाल कर सकती है। तब वे और ताकतवर हो जाएंगे। और यहाँ जो इतिहास की किताबें हैं, अगर जर्मन्स ने इन्हें पढ़ लिया तो वे सब कुछ बदल डालेंगे। तब हिटलर ही विश्व युद्ध जीत जाएगा। ये किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहिए। इधर नाइजल कैप्टन से जुड़ चुका था। उनका कमांडर कैप्टन की मदद करने को तैयार है। अब उन्हें क्या मदद चाहिए? कैप्टन कहता है कि उन्हें एक सेफ जगह चाहिए जहां वे लैंडिंग कर सकें और यात्रियों को पनाह देनी होगी। एक और बात पूछी जाती है कि पास में कहीं कोई बिजली गिर रही है या नहीं। यह सुनकर सैनिक कहता है, ठीक है, सेफ जगह ले जाया जाएगा, लेकिन इसके लिए कैप्टन के एयरप्लेन की बिल्कुल सही लोकेशन चाहिए। कैप्टन अभी ठीक किस जगह पर हैं, ये पता चल जाए तो नाइजल उन्हें गाइड कर पाएगा। पायलट्स तब प्रोफेसर्स के साथ नक्शा खंगालते हैं। एक जगह का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन वे पूरी तरह श्योर नहीं। चूंकि अंदाजे से कोई काम नहीं होगा, इसलिए को पायलट डेनियल एक उपाय निकालता है। डेनियल बताता है कि वह उनके एयरप्लेन की लैंडिंग लाइट्स सब जला देगा। इससे नाइजल के लोग समझ सकेंगे कि कैप्टन का एयरप्लेन कौन सा है और कहां है।
इधर लैंडिंग लाइट्स जलाते ही पीछे से कुछ लड़ाकू विमान आ जाते हैं। ये दुश्मन के विमान थे। वे कैप्टन्स के इस अमेरिकन एयरप्लेन को पकड़ने आए हैं। यात्री खिड़की से देखते हैं जर्मन्स के लड़ाकू विमान। जर्मन्स का टारगेट है इस विशाल एयरप्लेन को या तो तबाह करना या हथिया लेना। बात कैप्टन्स भी समझ गए थे, इसलिए सब अपनी जगह बैठकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ जंग होने वाली है। इसके कुछ देर बाद ही दुश्मन सेना हमला कर देती है। तेज रफ्तार से गोलियां बरसाई जा रही थीं, लेकिन इतने बड़े एयरप्लेन को आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता। आधुनिक जमाने के एयरप्लेन की बाहरी परत काफी मजबूत है। गोलियां ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। कैप्टन पूरी कोशिश कर रहा है बैलेंस बनाए रखने की। यात्रियों में चरम आतंक फैल गया है। यह जैसे रणभूमि है। कैप्टन्स के चारों तरफ कई लड़ाकू विमानों ने घेर रखा है। इस तरह चलता रहा तो ये एयरप्लेन टिक नहीं पाएगा। इसलिए कैप्टन तब एक उपाय निकालता है। वह तेजी से प्लेन को नीचे ले जाता है। वे 12,000 फीट से सीधे 1,000 फीट पर आ जाते हैं। पीछे लड़ाकू विमान फॉलो कर रहे थे। 1,000 फीट यानी जमीन के बिल्कुल करीब आकर अचानक एयरप्लेन को ऊपर उठाया जाता है। एयरप्लेन ताकतवर है, इसलिए वह झट से ऊपर चला जाता है। लेकिन पीछे जो जेट प्लेन्स आए हैं वे इस तरह ऊपर नहीं जा पाते। उनमें से कई जमीन पर जा गिरते हैं और क्रैश हो जाते हैं। लेकिन जो बच गए हैं वे कैप्टन्स को छोड़ेंगे नहीं और ज्यादा गोलियां बरसाई जाती हैं। इससे एक मौके पर प्लेन के कॉकपिट में छेद हो जाता है। डैनियल जख्मी हो जाता है। उसके पेट में गोली लगी है। इधर कॉकपिट में छेद होने से प्लेन का बैलेंस और बिगड़ जाता है। बहुत बड़ा खतरा। कैमरन तब जल्दी से कुछ कपड़े और बैंडेज लाकर किसी तरह छेदों को बंद करता है। दूसरी तरफ कैप्टन बादलों के ऊपर ले जाता है। इतनी ऊंचाई पर आ जाने से वे फिलहाल हमले से बच जाते हैं। उस वक्त एयर क्रू कहते हैं कि अब उन्हें यात्रियों की भी मदद लेनी चाहिए। सब मिलकर एक हों तभी बचना मुमकिन है। कैप्टन तब डैनियल के हाथ में प्लेन देकर यात्रियों से बात करने आता है। कैप्टन यात्रियों को पूरी हालत बताता है। कैप्टन कहता है कि हमले में कॉकपिट में कई छेद हो गए हैं। वे किसी तरह बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इससे खतरा टला नहीं है। गोलाबारी में लैंडिंग गियर भी खराब हो गया है। अब इसे ठीक न किया गया तो वे लैंड नहीं कर पाएंगे। हवा में तैरते तैरते ही उनकी मौत हो जाएगी। तो इसे ठीक करने के लिए कुछ लोग चाहिए। कैप्टन अकेला ठीक नहीं कर सकता। सारे यात्री डरे हुए हैं, लेकिन 2 बहादुर यात्री खड़े हो जाते हैं। एक है टेरेसा, दूसरा हेक्टर। इसके बाद इन दोनों को साथ लेकर एयरप्लेन की निचली मंजिल पर आया जाता है। यहीं प्लेन का लैंडिंग गियर है। यहाँ इन दोनों में से टेरेसा इंजीनियर थी। वह आकर प्रॉब्लम ढूंढ लेती है। कुछ टूटी तारों को जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लैंडिंग गियर में कुछ फंसा हुआ है, इसीलिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अब किसी को इस लैंडिंग गियर तक जाना होगा। गियर से फंसी हुई चीज हटा दी जाए तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन बात यह है कि चलते एयरप्लेन में अब इस गियर तक कौन जाएगा। कैप्टन जाना चाहता है, लेकिन बाकी उसे रोकते हैं, क्योंकि कैप्टन इस एयरप्लेन का मुख्य पायलट है। उसे कुछ हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तब हेक्टर गियर तक नीचे उतरता है। बेहद खतरनाक काम। चलते एयरप्लेन में इस तरह उतरना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हेक्टर गियर से फंसी चीज निकाल लेता है। इसके बाद लैंडिंग ठीक हो जाती है। यहाँ हेक्टर थोड़े में गिरते गिरते बचता है, लेकिन आखिरकार उसकी जान बच जाती है। इसके बाद कैप्टन फिर कॉकपिट में लौटता है। प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे और चल सकता है, तो अब नाइजल से संपर्क करना जरूरी है। एयरप्लेन को फिर नीचे लाकर नाइजल से संपर्क किया जाता है। कैप्टन कहता है इमरजेंसी है, 40 मिनट के अंदर उन्हें लैंड करना होगा। नाइजल थोड़ा वक्त मांगता है। फ्रेंच बॉर्डर पार कर लिया जाए तो सेफ जगह मिल सकती है। इसी बात के दौरान फिर से दुश्मन सेना वहां आ जाती है। कैप्टन्स के एयरप्लेन में रेडार है और इस रेडार की तरंगों से जर्मन समझ जाते हैं कि कैप्टन्स कहां हैं और किधर जा रहे हैं। इसीलिए जब कैप्टन्स नीचे आते हैं, ठीक तभी जर्मन सेना हमला कर देती है। इस बार दुश्मन सेना मिसाइल लेकर आई है। लगातार गोलियां बरसाई जा रही हैं, बीच में बमबारी भी। कई खिड़कियां टूट जाती हैं। 1-2 लोग मारे भी जाते हैं। एयरप्लेन की हालत अच्छी नहीं। फ्यूल बिल्कुल आखिरी सीमा पर। नाइजल से कहा जाता है कि जल्दी लैंड करना होगा, जगह चाहिए। नाइजल बताता है कि पास में कोई लैंडिंग स्पॉट नहीं है, लेकिन उसी वक्त नाइजल बताता है कि काफी पास में एक जगह आसमान खराब है, बिजली गिर रही है। यही बात तो कैप्टन पहले जानना चाहता था। कैप्टन तब नाइजल से कहता है कि उस जगह का रास्ता बता दो। नाइजल उन्हें गाइड करता है और एयरप्लेन को ठीक उसी जगह लाया जाता है। एयरप्लेन का फ्यूल बिल्कुल खत्म है। यहाँ अब लैंड करना मुमकिन नहीं। कैप्टन तब इस बिजली के बीच ही जाना चाहता है। नाइजल को विदा कहा जाता है। इसके बाद यह एयरप्लेन उस बिजली के बीच घुस जाता है। फिर से एक सिहरन दौड़ जाती है। बहुत तेज रोशनी हटने पर देखा जाता है कि वे फिर से पहले वाली हालत में लौट आए हैं। यह 2019 है। इंग्लैंड का एयरपोर्ट।
एयरप्लेन क्षतिग्रस्त है लेकिन लोग सलामत हैं। आखिरकार लंबे 7 घंटे के एक अजीबोगरीब भयानक सफर के बाद फ्लाइट IF-42 अपनी मंजिल पर पहुंच गई। यात्री हैरान होकर ये सब सोच रहे हैं। इस अजीब सफर की वजह उन्हें नहीं पता, लेकिन वे जिंदा लौट आए, यही सबसे बड़ी बात है। सब यात्री एक एक करके उतरते जाते हैं। बस एक शख्स बचा हुआ था, एक बूढ़ा आदमी। यही वह शख्स था जिसने पहले पैराशूट दिया था। कैप्टन आकर बूढ़े से कहता है, आपका शुक्रिया, खतरा अब नहीं रहा, हमें उतरना होगा। तभी वह बूढ़ा कैप्टन से कहता है, कैप्टन आप बहुत बहादुर और समझदार हैं। अगर आपने नाइजल को रेडार नहीं भेजा होता तो शायद इतने सारे यात्री जिंदा नहीं लौट पाते। ये सुनकर कैप्टन कहता है, आपको कैसे पता कि हमने नाइजल को रेडर भेजा? ये नाइजल नाम आपको कैसे पता? तभी वह बूढ़ा बताता है, उम्र बढ़ गई है इसलिए क्या मुझे पहचान नहीं पाए? मैं ही तो था 1940 का वह सैनिक नाइजल। अतीत में मैंने आपको गाइड किया और वर्तमान में आपके एयरप्लेन में यात्री बनकर सफर भी किया। असल में यह बूढ़ा ही नाइजल था। उसने अतीत में विश्व युद्ध लड़ा था, वही सैनिक था। उसने कैप्टन्स की मदद की थी। वर्तमान में उसकी उम्र बढ़ गई है और यात्री बनकर उसने इसी एयरप्लेन में सफर भी किया। यही थी यहाँ की सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात। और इसी के साथ इस अजीबोगरीब कहानी का अंत होता है।